नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज में। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी ऑफ पार्टीज़ क्या है और माइनर के से रिलेटेड जो रूल्स हैं उसके बारे में अपन ने देखा था। तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर ने फर्स्ट ऑफ ऑल तक अपन ने बता दिया था कि वो उसके ऊपर अप्लाई नहीं होता है। अब अपन देखेंगे कि नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसका स्पेसिफिक विशिष्ट निष्पादन करवाया जा सकता है। तो कि जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है उसी तरह से उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है। तो आप देखिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल स्टेज से ही वॉइड था, तो क्या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट को एक्ट के द्वारा या एक्ट के नियमों के अनुसार क्या उसको परफॉर्म करवाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं करवाया जा सकता है, क्योंकि वॉइड के साथ में कभी भी एक्ट नहीं रहता है। तो ये जो माइनर के साथ में जो स्पेसिफिक जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो उसको पूरा नहीं करवाया जा सकता है। सपोज करिए कि किसी माइनर ने अपनी कोई प्रॉपर्टी है या कोई चीज़ बेचने के लिए किसी से एग्रीमेंट किया है, परंतु बाद में वो मना कर देता है, तो क्या जो दूसरा पर्सन जो मेजर है क्या वो उसको बाउंड कर सकता है कि उसके उस अनुबंध को पूरा करे, या उसी रूप में जैसे भले ही उसने उसको रिटर्न में करके दे दिया है परंतु फिर भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इनिशियल स्टेज से ही ये या बिगिनिंग से ही ये वॉइड है, इसलिए इसको वो पूरा करवाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर्स गार्जियन, कि अब यदि जो माइनर का गार्जियन है यदि उसके द्वारा कोई भी अनुबंध किया गया है तो क्या उसे पूरा करवाया जा सकता है। तो अब इसमें देखेंगे कि इसमें कुछ कंडीशंस का पूरा होना ज़रूरी है तो ही इसको पूरा करवाया जा सकता है, अन्यथा नहीं करवाया जा सकता। सबसे फर्स्ट तो हो गया कि जो गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो उस गार्जियन में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होनी चाहिए, मतलब गार्जियन खुद भी अनसाउंड माइंडेड नहीं हो और उसे किसी एक्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए प्रोहिबिटेड नहीं किया गया हो, और साथ में कि वो जो गार्जियन को कोर्ट के द्वारा जितनी अधिकार मिले हुए हैं उन राइट्स की सीमा में ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उससे बाहर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। इसी तरह से तो उसके सीमा में वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी वो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अब इसमें फिर अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे नो लायबिलिटी ऑफ माइनर्स पेरेंट्स, कि अब इसमें है कि जब माइनर ने किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो वो जो एग्रीमेंट किया है माइनर ने, तो वो माइनर के साथ तो वो इनिशियल स्टेज से एज बिगिनिंग से ही वो वॉइड हो गया। तो क्या कोई जो सामने वाला पक्षकार है तो वो पक्षकार उस माइनर के पेरेंट्स को उस लायबिलिटी के लिए लायबल ठहरा सकता है? बिल्कुल नहीं ठहरा सकता है, क्योंकि जो माइनर ने एग्रीमेंट किया है तो वो इनिशियल स्टेज से ही वो वॉइड है, और जब वो वॉइड है तो और कानून के द्वारा पेरेंट्स का माइनर के कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती है, तो इसलिए पेरेंट्स को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है। इसी तरह से अपन देखेंगे कि माइनर क्या एक एजेंट बन सकता है। तो आप देखिए कि जो एजेंसी है अनुबंध, तो एजेंसी अनुबंध की जो स्थापना है वो एक अनुबंध के द्वारा होती है। तो चूंकि अपन ने देखा कि एजेंट को कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी माइनर को कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो वो एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता है, परंतु जो माइनर है वो किसी का एजेंट बन सकता है। अब वो एजेंट बन रहा है तो क्यों बन रहा है? क्योंकि जो प्रिंसिपल है तो वो इसके लिए लायबल होगा, और जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के साथ में होगा, तो इसलिए माइनर तो केवल उसमें कार्य कर रहा है तो उसके लिए वो प्रिंसिपल लायबल है, तो माइनर केवल कार्य करने के लिए अनुबंध कर सकता है। फिर है कि माइनर एज एन पार्टनर, कि अब क्या माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है। तो अपन देखेंगे कि आप कुल मिलाकर के एक बात ध्यान रखिए कि माइनर में कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो चूंकि जो पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है तो उसमें भी पार्टनरशिप डेट लिखी जाती है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो क्या पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट
माइनर कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। जो माइनर है उसमें पार्टनर बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो इसलिए माइनर पार्टनर नहीं बन सकता है। पर आपको मैं बता दूं कि यदि सारे जो पार्टनर्स हैं फर्म के, यदि वो चाहे तो किसी माइनर को केवल लाभों के लिए अपने फर्म में पार्टनर बना सकते हैं। तो इस तरह से वो पार्टनर बन सकता है, तो वो लाभों के लिए पार्टनर हो जाएगा। परंतु जब जो ही वो अपनी मेजॉरिटी एज प्राप्त करेगा तो उसके पास में 2 ऑप्शन रहता है कि या तो वो पार्टनर बना रहे या पार्टनरशिप से अलग हो जाए। तो यदि वो पार्टनरशिप से अलग हो जाता है तो उसकी कोई लाइबिलिटीज़ नहीं होती है, और यदि वो पार्टनरशिप फर्म में बना रहता है तो उस कंडीशन में उसकी लाइबिलिटीज़ पहले से, जब से वो पार्टनर बना है, वो अराइज हो जाएगी। अब इसमें अपन देखेंगे और कि गारंटी ऑफ ए माइनर, कि अब सपोज करिए कि एवस्क के लिए कोई भी मेजर पर्सन अपनी गारंटी दे सकता है, तो परंतु जो गारंटी देने वाला पर्सन है, जो गारंटर है, तो वो जो ऋणदाता है उसके प्रति वो लायबल रहेगा। क्योंकि अब देखिए कि जो गारंटर है वो मेजर है और जिसके लिए गारंटी दी गई है वो मेजर नहीं है, मतलब वो माइनर है, तो उस कंडीशन में वो तो लायबल होगा ही नहीं। तो जिसने भी गारंटी दी है वो उसके लिए वो लायबल हो जाएगा। तो इस तरह से अपन ने देखा कि इसमें भी जो गारंटी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें भी माइनर को उससे फ्री कर दिया गया है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब अपन इसमें देखेंगे कि माइनर एज ए शेयर होल्डर। अब इसमें भी वही चीज़ है कि क्या माइनर शेयर होल्डर बन सकता है? तो अपन देखिए कि माइनर जो भी शेयर लेने का जो प्रोसेस होता है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है, उसको किसी ऑब्लिगेशन के लिए उसको लायबल नहीं ठहराया जा सकता है, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट शेयर्स भी नहीं ले सकता है। परंतु अपन कह सकते हैं कि एवस्क को फुली पेड शेयर्स अलॉट किए जा सकते हैं। तो इस तरह से तो उसे फुली पेड शेयर होल्डर बनाया जा सकता है ताकि उसकी कोई लायबिलिटी बाद में नहीं रहेगी। अब इसमें है कि माइनर एज ए जॉइंट प्रोमिसर, कि जो माइनर है वो कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो इंक्लूड होता है और वो जॉइंट प्रोमिसर के रूप में होता है। उसमें 2, 3, 4, 5 कितने भी व्यक्ति हो सकता है। तो वो जॉइंट प्रोमिसर को सपोज करिए कि उन्होंने किसी को प्रॉमिस किया है उन्होंने कि वो इस कार्य को पूरा करेंगे, तो क्या माइनर उसके लिए लायबल होगा? तो इसमें भी वही केस है कि जो अदर जो जॉइंट प्रोमिसर्स हैं ऑल आर लायबल फॉर दैट एग्रीमेंट, बट माइनर इज नॉट लायबल फॉर दिस जॉइंट एज ए जॉइंट प्रोमिसर। तो इसमें भी जॉइंट प्रोमिसर के रूप में वो लायबल नहीं रहेगा। अब अपन इसमें आगे देखते हैं कि माइनर एज ए इंसॉल्वेंसी एक्ट, कि जो माइनर है उसको क्या इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये कि माइनर को के ऊपर इंसॉल्वेंसी एक्ट ही अप्लाई नहीं होता है। तो जब उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी एक्ट अप्लाई नहीं होता है तो उसको उसको इंसॉल्वेंट भी डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। अब इसमें है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड माइनर, कि अब क्या जो माइनर है कि क्या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल आदि वो क्या वो लिख सकता है क्या? तो चेक्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट वगैरह वो लिख सकता है, उसका नेगोशिएशन कर सकता है क्या? तो वो लिख सकता है, कर सकता है, परंतु इसके साथ में कि यदि वो डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर होने पर जो माइनर पर्सन है वो इसके लिए लायबल नहीं माना जाएगा। अब इसमें है कि नेक्स्ट अपन देखेंगे मैरिज एंड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट, कि क्या माइनर किसी को मैरिज करने के लिए प्रॉमिस कर सकता है? तो बिल्कुल, चूँकि माइनर की तो मैरिज के लिए भी कि माइनर मैरिज नहीं हो सकता है, बाल विवाह नहीं हो सकता है, इसके लिए शारदा एक्ट बना हुआ है। तो माइनर यदि किसी को प्रॉमिस करता है कि वो इन फ्यूचर में या अगर उसके साथ में किसी के साथ शादी कर लेगा तो ये किया गया,
जो भी प्रॉमिस है वो वॉइड होता है। तो इस तरह से वो ऐसी कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता है। फिर अपन देखेंगे कि क्या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें अपन देखते हैं कि एक जो माइनर है उसके साथ में किया गया सर्विस कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड होता है। तो अब इसके साथ में वॉइड है और इवन उसके जो पेरेंट्स या जो गार्जियन हैं वो भी उसके लिए सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि उसमें इस जो माइनर है उसको सर्विस करने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर दिया है, परंतु जो माइनर है यदि उसने अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया है तो वो सामने वाले पक्षकार से उस एग्रीमेंट को पूरा करवाने के लिए उसको बाउंड कर सकता है, अन्यथा ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब इसके लिए अपन देखते हैं कि एक राजरानी वर्सेस प्रेमदीप का जो केस है वो काफ़ी चर्चित केस है। तो इसमें अपन देखेंगे कि जो प्रेमदीप नाम का जो व्यक्ति होता है वो फिल्म प्रोड्यूसर होता है और वो किसी फिल्म में जो राजरानी होती है उसको एज ए हीरोइन उसको रोल देता है। तो एज ए हीरोइन रोल देता है और वो जो एग्रीमेंट किया गया वो राजरानी और जो फिल्म प्रोड्यूसर है प्रेमदीप उन दोनों के बीच में हुआ है। तो इस तरह से अपन देखेंगे कि उसने जो प्रेमदीप था उसने बाद में इस राजरानी को हटाकर हीरोइन की जो रोल है किसी दूसरी लेडी को दे दिया। तो अब राजरानी ने उसके ऊपर केस किया कि उसको इससे नहीं हटाना चाहिए था और उसको एज ए हीरोइन इसमें देना उसको रोल मिलना चाहिए, परंतु न्यायालय ने ये डिसीजन दिया कि ये एग्रीमेंट वॉइड है, कि यदि जो एग्रीमेंट है यदि राजरानी के साथ में किया गया है तो चूंकि वो माइनर है तो इनिशियल स्टेज से ही वो वॉइड है, और यदि उसके पिता से किया गया है तो उसके साथ में किसी तरह का कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया गया है। तो कंसिडरेशन का इस एग्रीमेंट में कोई भी उल्लेख नहीं हुआ तो प्रतिफल के अभाव में वो एग्रीमेंट भी वॉइड माना जाएगा। तो इस तरह से ये सर्विस जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वॉइड माना जाएगा। अब इसमें देखेंगे अपन कि लाइबिलिटी ऑफ नेसेसरी नेसेसिटीज़, कि अब जो माइनर है उसकी क्या नेसेसरी नेसेसिटीज़ जो है उसको पूरा करवाने के लिए अनुबंध कर सकता है क्या। तो बिल्कुल कि जो यदि माइनर अपने लिए या उसके परिवार के जो कि उसके ऊपर आश्रित हैं उनके लिए यदि वो कोई नेसेसरी नेसेसिटीज़ कोई व्यक्ति उसको प्रोवाइड करता है तो वो उससे उसकी पूर्ति करवा सकता है। तो अब इसमें कि ये अर्ध अनुबंध के आधार पर इसका ये अराइज होता है, ये उनके बीच में इस तरह का कोई अनुबंध नहीं होता, परंतु अर्ध अनुबंध के आधार पर इसको वैलिड माना गया है। इसका कारण है कि अनुबंध तो नहीं कर सकता है माइनर कोई भी, परंतु उसका व्यक्तिगत दायित्व तो पूरा नहीं होता है, परंतु कोई भी सामने वाला व्यक्ति यदि उसकी नेसेसरी नेसेसिटीज़ जो कि वास्तविकता में आवश्यक है उनको पूरा किया है तो वो उसका मूल्य वसूल कर सकता है। इसी तरह से अपन देखेंगे कि मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है। तो मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट में भी अपन देखते हैं कि जो भी मॉर्गेज कॉन्ट्रैक्ट है वो किया है, परंतु मॉर्गेज में भी उसको जो माइनर है उसको लाइबल नहीं ठहराया जा सकता। यदि वो बेनिफिशियरी पोजीशन में है तो उसको लाइबल ठहरा सकता है, अन्यथा उसको लाइबल नहीं ठहरा सकता है। तो कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं, आपने जितने भी ये लास्ट वीडियो और इसमें जो भी पॉइंट्स पढ़े तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो माइनर के साथ में जो एक्ट है तो उसको एज ए शील्ड एंड स्वॉर्ड जो आपने सुना है कि वो जो ढाल है शील्ड है उसके रूप में जो एक्ट है वो उसको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहा है, और हर जगह यदि वो बेनिफिशियरी पोजीशन में है तो वो उसको फ़ायदा मिल रहा है, यदि वो बेनिफिशियरी पोजीशन में नहीं है तो वो इनिशियल स्टेज से ही माइनर के साथ में किया गया एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। थैंक यू।